सॉइल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले जनरली सॉइल क्या होता है? सॉइल एक पोरस होता है, पाउडरी होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड आउटर लेयर में होता है अर्थ क्रस्ट के। अब ये तीनों का मीनिंग क्या हुआ? पोरस मतलब झरझरा होता है, पाउडरी मतलब पाउडर के फॉर्म में होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब उसका कोई एक डिफिनिट लेयर टाइप में नहीं होता है कि ये फिक्स लेयर है। और ये कैसे फॉर्म होता है? बाय वेदरिंग ऑफ मिनरल्स और रॉक्स या डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सॉइल एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ होता है। पीस ऑफ लैंडस्केप है विथ थ्री फेजेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सिस्टम होता है इसमें। सॉइल का अगर हम लोग एब्रीविएट करें तो आता है सोल ऑफ इन्फिनिटी लाइफ, क्योंकि ये डिफरेंट को सोल देता है। ये एक तरह से आत्मा होता है बहुत सारे लाइफों का। तो सोल ऑफ इन्फिनिटी लाइफ, ये दो टाइप का कॉन्सेप्ट है। दे आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का बात करें पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किससे बना है? तो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका पेडोन मतलब होता है सॉइल और लोगस मतलब होता है स्टडी। तो पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें पेडोलॉजिस्ट या फिर इसमें पढ़ा क्या जाता है? ओरिजिन ऑफ द सॉइल के बारे में, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ा जाता है, जिसको पेडोलॉजी बोला जाता है। पेडोलॉजी में होता है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी और इंटाइटी है एंड इज अ बायोलॉजिकली वेदर्ड एंड सिंथेसाइज प्रोडक्ट ऑफ नेचर। तो नेचर का बायोलॉजिकली वेदर्ड और सिंथेसाइज प्रोडक्ट होता है और सॉइल एक नेचुरल बॉडी की तरह इसमें ट्रीट किया जाता है, जिसमें हम लोग सॉइल का कहाँ से ओरिजिन हुआ है क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट सॉइल में। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन देते हैं टू द सॉइल इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट में। पेडोलॉजिस्ट स्टडी करता है क्या क्या इसमें? ओरिजिन ऑफ द सॉइल के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्क्राइब करता है उसको। टू द सॉइल इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट में देयर इट इज़ यूजफुल इन द हाईवे एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। ये किसके लिए यूजफुल रहता है? ये हाईवे और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के लिए यूजफुल रहता है। अब आया एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में भी हम लोग सॉइल का ही स्टडी करते हैं, इसको भी बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल। ये भी ग्रीक वर्ड से बना है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? यहाँ पे डिफरेंस आता है कि इसमें स्टडी ऑफ द सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर पॉइंट। ये प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है कि प्लांट के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट है, कैसा सॉइल बेस्ट है, उसी को बोलते हैं एडाफोलॉजी। अकॉर्डिंग टू एडाफोलॉजी के हिसाब से सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट होता है। ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है किसके लिए? प्लांट के लिए। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। तो प्लांट यहाँ पे लिव करता है, सर्वाइव करता है, जिसमें एडाफोलॉजी में स्टडीज द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ते हैं इन रिलेशन टू द प्लांट प्रोडक्शन। जो प्लांट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट हो, कौन बेस्ट है, क्या बेस्ट है, तो इसमें प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है अगर सॉइल को, तो उसको एडाफोलॉजी बोला जाता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के काम में आता है, जिसमें हम लोग ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडाफोलॉजी का? फूड और फाइबर प्रोडक्शन। तो प्लांट से फूड और फाइबर का प्रोडक्शन मेन ऑब्जेक्टिव होता है एडाफोलॉजी में। फिर आता है रेगोलिथ। रेगोलिथ को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे 3 का डेफिनेशन दिया हुआ है रेगोलिथ के लिए। पिक्चर में इजीली हम लोग सॉ कर सकते हैं कि कैसे रेगोलिथ कौन सा लेयर होता है। बेडरॉक के ऊपर भी जितना लेयर होता है वो होता है रेगोलिथ। तो यहाँ पे जब डेफिनेशन की बात करें तो अनकॉन्सोलिडेटेड प्रोडक्ट ऑफ द रॉक्स बाय वेदरिंग। अनकॉन्सोलिडेटेड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं रॉक्स के बाय वेदरिंग से जो बनते हैं उसको रेगोलिथ बोलते हैं। सेकंड क्या है? सॉइल मटेरियल एबव द अर्थ सरफेस। जितना भी सॉइल मटेरियल है जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर में है, जो कि बेड रॉक के ऊपर में जितने भी सॉइल सरफेस है उसको रेगोलिथ बोलते हैं। फिर लूज अर्थ मटेरियल एबव द सॉलिड रॉक्स। तो लूज अर्थ मटेरियल जितना भी है सॉलिड रॉक्स के, उसको भी बोलेंगे रेगोलिथ। फिर ये जो वेदर्ड प्रोडक्ट है, जो ये सॉइल जो फॉर्म होता है, ये क्या होता है? मटेरियल होता है। आइदर इनहेरिटेंट प्रोडक्ट ऑफ द अंडरलाइनिंग रॉक्स होता है और इट इज डिपोजिटेड ऑन द अदर बेडरॉक बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। या तो वो इनहेरिटेंट होता है, जो हम लोग पढ़े थे कि पैरेंट रॉक्स से कौन कौन रॉक्स बनता है? रेसिड्यू रॉक्स बनता है, जो कि एक ही जगह बहुत सालों से रहने के कारण बनता है। तो उससे जो इनहेरिटेंट होता था उसमें इग्नियस रॉक्स था, मेटामॉर्फिक रॉक्स था, सेडिमेंट्री रॉक्स था। तो या तो इनहेरिटेंट प्रोडक्ट रहता है जिसमें आपका इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, या तो वो डिपोजिशन से रॉक्स बन जाता है। डिपोजिशन से बनने के बाद जैसे वाटर से ट्रांसपोर्ट होके सॉइल बन रहा है, एलुवियल सॉइल जैसे डिपोजिशन से ही ज़्यादा बनता है। तो उस टाइप का अगर या तो इनहेरिटेंट रहता है या तो ये रहता है सच वेदर मटेरियल जो कि बनता है। फिर ये कौन कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की बात करें, एजेंसीज की बात करें, तो विंड, वाटर और आइस। रेगोसोल क्या होता है? कोई भी सॉइल ऑफ द एजोनल ऑर्डर। एजोनल ऑर्डर में कोई भी सॉइल आता है तो एजोनल ऑर्डर उस ऑर्डर को बोला जाता है जिसका कोई डिफिनिट हॉरिजन ना हो उस सॉइल में और वो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल से बना है, तो वो एजोनल ऑर्डर में आता है। तो कोई भी सॉइल जो एजोनल ऑर्डर को हो, जिसका
विदाउट डिफिनिट जेनेटिक हॉरिजन, जिसका डिफिनिट जेनेटिक हॉरिजन न हो, एंड डेवलपिंग फ्रॉम और ऑन डीप अनकॉन्सोलिडेटेड सॉफ्ट मिनरल डिपोजिशन, और जो मिनरल डिपॉजिट से बना हुआ है। इसका एग्जांपल में जैसे सैंड, सैंड्स कैसे बनता है, तो सैंड बनता है डिपोजिशन ऑफ द वाटर के थ्रू में बनता है। तो वाटर जब ट्रांसपोर्ट करता है एज अ एजेंट का काम करता है, जिसके कारण सैंड का डिपोजिशन होता है। लोएसिस क्या होता है, ये विंड से होता है, डस्टी विंड जो होता है ये जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये लोएसिस का फॉर्म होता है। ग्लेशियर जो आइस वाला हुआ। फिर आता है ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है कि सच सॉइल हैविंग एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए इन लो क्ले कंटेंट सॉइल, जो कि लो क्ले कंटेंट सॉइल में 20% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 30% इन हाई क्ले कंटेंट सॉइल। हाई क्ले कंटेंट सॉइल है उसमें 30% तक होना चाहिए, लो क्ले कंटेंट सॉइल में 20% तक अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे। तो ऑर्गेनिक सॉइल मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर है कितना, 20% या 30%। फिर आया मिनरल सॉइल। तो मिनरल सॉइल में होता है कि सच सॉइल हैव यूजुअली लेस देन 20% ऑर्गेनिक मैटर। तो मिनरल सॉइल में जनरली 20% से कम होता है ऑर्गेनिक मैटर, बट मे कंटेन ऑर्गेनिक सरफेस। इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो 20% से कम होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सरफेस होता है कितना तक, 30 सेंटीमीटर थिक तक होता है। तो 30 सेंटीमीटर थिक तक ऑर्गेनिक सरफेस होता है इसमें, एंड shows the property determined by the minerals matters is called mineral soil। और ये प्रॉपर्टी दिखाता है जो कि मिनरल सॉइल का प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये मिनरल सॉइल होता है। तो मिनरल सॉइल क्या होता है, ऐसा सॉइल जिसमें 20% से कम ऑर्गेनिक मैटर हो, लेकिन ऑर्गेनिक सरफेस 30 सेंटीमीटर थिक तक हो, और ये अपना मिनरल्स प्रॉपर्टीज दिखाए जो शो करे मिनरल्स, तो उसको मिनरल सॉइल बोलेंगे। फिर मिनरल सॉइल आर द बायोलॉजिकली एंड फिजिकली वेदर्ड अपर पोर्शन ऑफ द रेगोलिथ। तो अपर पोर्शन ऑफ द रेगोलिथ मतलब अपर का हॉरिजन का बात करें या अपर का सॉइल का बात करें, वो जो होता है मिनरल सॉइल का ही होता है, जो कि बायोलॉजिकली और फिजिकली वेदर्ड रहता है। वेदर्ड पोर्शन बायोलॉजिकली और फिजिकली वेदर्ड पोर्शन से अपर पोर्शन ऑफ द रेगोलिथ का फॉर्मेशन होता है। फिर जब बात करें कि टोटल सॉइल में कितना रहता है, तो सॉइल में 5% जो रहता है वो ऑर्गेनिक सॉइल रहता है, मिनरल्स 45% रहता है। एयर वाटर की बात करें तो हाईली वोलेटाइल रहता है, लेकिन एयर वाटर को 25% बोलते हैं। तो एयर वाटर 25%, मिनरल 45%, ऑर्गेनिक जो कि 5% रहता है। तो 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल होता है, जैसे मिनरल सॉइल रहता है, ऑर्गेनिक सॉइल रहता है, एयर रहता है, वाटर रहता है। फिर द एयर एंड वाटर इन अ सॉइल आर एक्सट्रीमली वेरिएबल, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, एंड देयर प्रोपोर्शन डिटरमाइन इन अ लार्ज डिग्री द सॉइल सॉल्युबिलिटी फॉर प्लांट ग्रोथ। अब उनका प्रोपोर्शन डिटरमाइन करता है द सॉइल सॉल्युबिलिटी जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए होता है। सॉलिड स्पेस की बात करें तो सॉलिड स्पेस किसका होता है, मिनरल और ऑर्गेनिक होता है। मिनरल 45% होता है, 5% होता है ऑर्गेनिक, और ये 25% होता है, या 20 से 30 या 30 से 20 ले सकते हैं इसको पोर्स स्पेसिस की बात करें। फिर लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है, लॉ ऑफ मिनिमम दिया गया था लॉन्ग लेबर के द्वारा 1840s में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कब दिया गया था। तो 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम दिया गया था। इसमें क्या होता है, बाय द डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ वन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। अगर डेफिशिएंसी हो और एब्सेंस हो कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का, एंड ऑल द अदर बीइंग प्रेजेंट, और सारा का सारा प्रेजेंट है, अगर कोई एक मेजर न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो और या तो एब्सेंस हो, द सॉइल इज रिटेंडेड एंड बैरन फॉर ऑल those crop to the life of which that one constituent is essential। अगर कोई एक न्यूट्रिशन, एसेंशियल न्यूट्रिशन या एब्सेंट हो जाए तो उसकी कमी हो सॉइल में, तो वो सॉइल जो होता है बैरन हो जाता है उन सारे क्रॉप्स के लिए, जो क्रॉप्स के लिए वो मेन एसेंशियल एलिमेंट है उनके लाइफ के लिए, तो उन सब के लिए वो बैरन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। तो जिनके कारण उनका प्लांट प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक मेन एसेंशियल जो एलिमेंट था वो एब्सेंट है। तो वो एब्सेंट होने के कारण तो वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा उसके लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसको अलाउ नहीं कर पाएगा बढ़ने के लिए। फिर आता है सॉइल प्रोफाइल। क्या होता है सॉइल प्रोफाइल, सिंपली हम लोग कर रहे हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। वर्टिकल सेक्शन, जितने भी सेक्शन में जो डिवाइड होता है सॉइल, ओ ओरिजिन, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, ई ओरिजिन, सी ओरिजिन, जितने भी ओरिजिन में सॉइल जो डिवाइड है उसको पूरा वर्टिकल सेक्शन को बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दो ऑल इट्स होरिजोन एंड एक्सटेंडेड इनटू द पेरेंट्स मटेरियल एंड द इंडिविजुअल। तो ये हुआ सॉइल होरिजन जो
डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल सेक्शन में हॉरिजॉन में रहता है, बट एक इंडिविजुअल लेयर को आर रिगार्डेड एज द हॉरिजॉन, तो उसको हॉरिजॉन बोलते हैं। और इसी हॉरिजॉन एबव द प्लांट मटेरियल कलेक्टिव रिफर्स टू एज द सोलम, इसी जो हॉरिजॉन को कलेक्टिवली हम लोग सोलम बोलते हैं या सॉइल बोलते हैं। द लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस से जो लेयर बनता है वो किस किस होते हैं, 5 हेड में आते हैं। ओ आता है ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, ई हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन, एंड ऑल दिस हॉरिजॉन इन कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड मास्टर हॉरिजॉन। तो सारा हॉरिजॉन को साथ में हम लोग मास्टर हॉरिजॉन बोलेंगे। कोई एक इंडिविजुअल सिंगल अगर लेयर रहेगा तो उसको हम लोग हॉरिजॉन बोलेंगे, और ये सब वर्टिकल सेक्शन को पूरा सॉइल फाइल बोलेंगे। और पेरेंट्स मटेरियल के ऊपर वाले सॉइल को हम लोग सोलम बोलेंगे या तो सॉइल बोलेंगे। जनरली सोलम बोला जाता है ए ई बी हॉरिजॉन को या ए बी हॉरिजॉन को। डिफरेंट हॉरिजॉन, सबसे पहले आता है वो हॉरिजॉन जो कि ऑर्गेनिक हॉरिजॉन रहता है एवं मिनरल सॉइल रहता है, जो कि अकरिंग कॉमनली इन फॉरेस्ट एरिया या ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। और सच ओ हॉरिजॉन इज विजिबल इन वर्जिन सॉइल एंड एब्सेंट इन एरेबल सॉइल। ये वर्जिन सॉइल में दिखता है, मतलब जहाँ पे खेती सब नहीं हो रहा है तो उस सॉइल में ये दिखता है ओ हॉरिजॉन, लेकिन जहाँ पे खेती हो रहा है, एरेबल सॉइल है, जहाँ खेती वाला लैंड है, तो वैसा जगह में ये ओ हॉरिजॉन शो नहीं करता है। इसलिए ज़्यादातर ये फॉरेस्ट एरिया में शो करता है क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है, वहाँ पे प्लांट उगता है, फिर उसके जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो जमीन पे गिरता है, जिसके कारण डिकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक लेयर का या ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जहाँ पे एरेबल लैंड है, जहाँ पे खेती होती है, तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे सॉइल को हम लोग प्लोइंग के थ्रू या डिफरेंट मेथड के थ्रू वो सॉइल इनकॉर्पोरेटेड उसमें मिल जाता है, वो नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो होता है वो हॉरिजॉन शो नहीं होता है। तो वो एरेबल लैंड में हम लोग ई हॉरिजॉन से स्टार्ट करते हैं, वो टॉप मोस्ट लेयर जो होता है। लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया में ऊपर के ऑर्गेनिक लेयर होते हैं तो उसको ऑर्गेनिक लेयर इसलिए फॉरेस्ट में शो करता है। ए हॉरिजॉन, तो ए हॉरिजॉन क्या है, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन होता है जो कि कंटेनिंग करता है स्ट्रॉन्ग एडमिस्टिक ऑफ, इसमें ह्यूमस रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, विच टेंड टू इम्पार्ट अ डार्कर कलर देन द लोअर हॉरिजॉन। जो ए हॉरिजॉन रहता है ये टॉप मोस्ट लेयर रहता है जिसमें ज़्यादातर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर रहता है, और ये डार्कर कलर रहता है। डार्कर कलर क्यों रहता है ज़्यादातर, क्योंकि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के कारण ये डार्क में कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कारण ये डार्कर कलर में रहता है। नीचे के हॉरिजॉन से ज़्यादा डार्क कलर में कौन रहता है, तो ई हॉरिजॉन डार्क कलर में रहता है। ई हॉरिजॉन या ए टू हॉरिजॉन जो हॉरिजॉन होता है जहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन होता है क्ले का, आयरन का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, and a corresponding concentration of the resistance mineral such as quartz in sand। तो ये मैक्सिमम एलिवेशन जो होता है जोन होता है वो जोन होता है ई हॉरिजॉन जिसको बोला जाता है। यहाँ से जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो लीच आउट होता है और ये डिपॉजिट हो जाता है बी हॉरिजॉन में, इसको एलिवेशन हॉरिजॉन बोला जाता है। तो ये एलिवेशन होता है, ये एलिवेशन हॉरिजॉन होता है। फिर ए ई और ई बी ये जनरली प्रेजेंट भी रहता है किसी किसी में और किसी किसी में एब्सेंट रहता है। इसको ट्रांजिशन लेयर बोला जाता है जो प्रॉपर्टी दोनों का रखता है। अगर किसी किसी सॉइल में ई हॉरिजॉन नहीं है या ई हॉरिजॉन नहीं है हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें होगा कि ए बी का दोनों का इसमें प्रॉपर्टीज रहेगा। लेकिन अगर कि ई है प्रेजेंट तो इसमें ई और बी का प्रॉपर्टी रहेगा, ट्रांजिशन लेयर रहेगा, दोनों के बीच का लेयर जो होता है वो रहेगा जो कि दोनों का प्रॉपर्टीज का रखता है, दोनों का प्रॉपर्टीज इसमें होता है। बी हॉरिजॉन क्या होता है, जहाँ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कहो या इल्यूमिनेशन होता है ऑफ द मटेरियल, जहाँ आयरन जो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो रहता है और एंड सिलिकेट क्ले जो रहता है तो यहाँ से लीच आउट हो जाता है। जो आयरन अल्युमिनियम ऑक्साइड जितना भी लीच आउट होता है यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है बी लेयर में। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर साल्ट इन एरिड जोन, तो एरिड जोन में अदर साल्टेज कुछ कुछ होता है जो एक्यूमुलेट होता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज जनरली हायर देन दैट ऑफ ई, तो ई से ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है। फिर सी हॉरिजॉन क्या होता है, तो ये अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है, लूजली अरेंज जो होता है लेयर होता है, अंडरलाइनिंग द सोलन, सोलन के नीचे होता है और बी हॉरिजॉन के नीचे रहता है। जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग होता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन भी होता है, सीमेंटेशन भी होता है और समटाइम हाई बल्क डेंसिटी रहता है इसका। जब भी कोई वर्जिन सॉइल पुट अंडर कल्टीवेशन, जब भी कोई वर्जिन सॉइल में कल्टीवेशन होता है, मींस जो फॉरेस्ट जो लैंड होता है वो हॉरिजॉन जो एक्वायर करता है जिसमें कल्टीवेशन नहीं हुआ, उसमें जब भी कल्टीवेशन हो जाता है तो अपर हॉरिजॉन होता है वो बिकम हो जाता है फ्लोसलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की बात करें तो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, उसका परमिएबिलिटी टू वाटर की बात करते हैं, एरेशन की बात करते हैं, प्लास्टिसिटी की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग एबिलिटी की बात करते हैं। प्लास्टिसिटी मतलब कितने किस तरीके से वो अपने आप को मोल्ड कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है किसी दूसरे फॉर्म में। प्लास्टिसिटी हाउ इजली कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। आर इन्फ्लुएंस बाय दी, ये किस किस के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, साइज के द्वारा, प्रोपोर्शन के द्वारा, अरेंजमेंट के द्वारा, एंड मिनरल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल प्रॉपर्टी। तो इन सब के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी का तो सॉइल टेक्सचर, जो कि कंसर्न रहता है साइज ऑफ द मिनरल पार्टिकल से, मीन्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द, ये साइज से जो कि कंसर्न रहता है, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले का जितने भी साइज है उससे जो कंसर्न रहता है उसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मतलब कितने कितने साइज का सैंड है उसमें, सिल्ट है उसमें, क्ले है, साइज का बात करता है इसमें। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन मिनरल सॉइल इज नॉट सब्जेक्टेड टू द रेडली चेंज बाई कल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा जो पार्टिकल होता है मिनरल सॉइल में वो तुरंत नहीं चेंज होता है। Thus, it is considered as the permanent feature and a basic property of the soil. तो ये permanent और basic properties होता है soil का कहलाता है। मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ द सॉइल सेपरेशन की बात करें, दैट इज द परसेंटेज ऑफ सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है हाइड्रोमेट्रिक मेथड। तो हाइड्रोमेट्रिक क्या करता है, मैकेनिकल एनालिसिस करता है सॉइल सेपरेशन का, मतलब द परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले बताता है। तो वो कौन सा फिर कोर्स फ्रेगमेंट और फाइन फ्रेगमेंट की बात करें, बड़ा साइज़ का पार्टिकल या छोटा साइज़ का पार्टिकल की बात करें तो जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे पहले स्टोन की बात करें तो ये 250 mm से ज़्यादा का होता है। कोबल्स और फ्लैक्स की बात करें तो 250 से 75 mm इन डायमीटर होता है। ग्रेवल की बात करें तो 2 से 75 mm तक होता है, लेकिन जो होता है जनरली जो रॉक फ्रेगमेंट होता है लार्जर देन 20 mm होता है डायमीटर से। रॉक फ्रेगमेंट लार्जर देन 20 mm, ऐसे 2 से 20 mm इन डायमीटर होता है ग्रेवल्स का। फाइन अर्थ की बात करें तो लेस देन 2 mm इन डायमीटर होगा तो वो फाइन अर्थ मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले का पार्टिकल हो जाएगा जो लेस देन 2 mm इन डायमीटर आ जाता है। तो सैंड की बात करें तो कोर्स सैंड, बड़ा सैंड जो बड़ा पार्टिकल का सैंड होता है 0.2 से 2 mm इन डायमीटर होता है, जो कि डोमिनेंट होता है क्वार्ट्ज मिनरल में। फिर फाइन सैंड, यहाँ पे बड़ा कोर्स सैंड, बड़ा साइज का पार्टिकल की बात किए थे। फाइन की बात करें तो 0.02 से 0.2 mm तक ये होता है फाइन सैंड। सिल्ट की बात करें तो 0.02 से 0.002 mm इन डायमीटर होता है। बिकॉज ऑफ एन एडरिंग फिल्म्स, मतलब उसका पकड़ के रखने का क्ले, दे एग्जिबिट सम प्लास्टिसिटी, उसमें मतलब कि वो पकड़ के रखता है, जाहिर सी बात है क्ले पार्टिकल में होता है पकड़ के रखने का, तो उसके कारण प्लास्टिसिटी भी होता है, वो चेंजेस होता है, डिफरेंट फॉर्म आराम से चेंज हो जाता है। कोहेशन होता है उसमें, मतलब कि वो सेम पार्टिकल से अच्छा से पकड़ के रखता है। एडेशन होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट पार्टिकल से भी वो अट्रैक्टेड रहता है। जब सेम में होता है तो कोहेसिव बोलता है, एडेसिव होता है जब अनलाइक पार्टिकल जो अट्रैक्ट होता है या अनलाइक पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। एंड एब्जॉर्प्शन होता है। डोमिनेंट मिनरल इन सिल्ट, आज सिल्ट में कौन सा होता है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्प्रे जो होता है डोमिनेंट होता है। सिल्ट पार्टिकल की बात करें तो 0.02 से 0.002 mm इन डायमीटर होता है। बिकॉज ऑफ एन एदरिंग फिल्म्स ऑफ क्ले, मतलब कि वो पकड़ के रखता है जिस टाइप का क्ले को, वो कुछ प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, जैसे कि उसमें प्लास्टिसिटी का होता है, कोहेशन होता है, एडेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। प्लास्टिसिटी मतलब उसका शेप चेंजिंग एबिलिटी की बात करें। कोहेशन होता है मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल का अट्रैक्शन होता है, उसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहते हैं। एडेशन होता है मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से जुड़े हुए रहते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी बेस्ट होता है। डोमिनेंट मिनरल, इसमें सिल्ट में कौन सा होता है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्प्रे होता है। डोमिनेंट मिनरल होता है सिल्ट के लिए। बोथ सैंड और सिल्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल या क्यूबाइडल इन शेप होता है। तो सैंड और सिल्ट दोनों ज़्यादातर स्फेरिकल या क्यूबाइडल इन शेप होते हैं। क्ले की बात करें तो क्ले क्या होता है, लेस देन 0.002 mm इन डायमीटर होता है। क्ले पार्टिकल कॉमनली क्या होता है, प्लेटी इन शेप होता है। मतलब शेप में कैसा होता है कि प्लेट टाइप का होता है, नाम ही है इसका प्लेटी, मतलब प्लेट से बना हुआ। इस टाइप का हॉरिजॉन्टल अगर प्लेट टाइप में बना हुआ रहता है प्लेटी। एंड और ज़्यादातर ये हाईली प्लास्टिक होता है। हाईली प्लास्टिक मतलब उसमें हाईली चेंजेस हो जाता है, एबिलिटी होता है। व्हेन मॉइस्ट, जब मॉइस्ट होता है तब इसमें ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी होता है कि ये हाईली प्लास्टिक होता है। इट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी लाइक इसमें फ्लोक्यूलेशन, डिफ्लोक्यूलेशन एंड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी तो होता है चेंजिंग एबिलिटी। फ्लोक्यूलेशन और डिफ्लोक्यूलेशन क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन मतलब कि सारा पार्टिकल, अगर कोई जार है
और इसमें वाटर डाला हुआ है, तो जितना भी अगर उसको हम लोग एक साथ डाल दें तो सारा जो सॉइल होगा एक साथ का फ्लॉक्यूलेट रहेगा, एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा एक जगह पे, तो इसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। डिफ्लॉक्यूलेशन क्या होता है, अच्छे तरह से सब जगह पार्टिकल फैल जाता है जब उसको डालेंगे, तो ये फ्लॉक्यूलेशन भी होता है प्रॉपर्टीज में, डिफ्लॉक्यूलेशन प्रॉपर्टी होता है, प्लास्टिसिटी भी उसमें होता है। ये सरफेस एरिया, सिंस सरफेस एरिया इज इनवर्सली रिलेटेड टू दी साइज, तो उनका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्ले पार्टिकल को, जो कि इनवर्सली रिलेटेड टू दी साइज के रहता है। साइज जैसे होगा, साइज ज़्यादा होगा तो वो कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा। क्ले बिहेव्स लाइक अ वीक एसिड विच इज़ न्यूट्रलाइज बाय द बेसिस, तो ये वीक एसिड टाइप का काम करता है क्ले सॉइल, जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल सॉइल बन जाता है बेसिस के द्वारा, थक्स सर्विंग एज स्टोर्ड हाउस फॉर सेवरल न्यूट्रिशन। ज़्यादातर न्यूट्रिशन जो होता है यहाँ पे रहता है, सर्व करता है, ज़्यादातर न्यूट्रिशन भी पाया जाता है तो क्ले सॉइल में पाया जाता है। फिर क्लासिफाइड किया जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल किया जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा क्लासीफाई किया जाए तो सॉइल पार्टिकल को, तो पार्टिकल का स्टोन क्या है जो 20 से ज़्यादा हो डायमीटर में, ग्रेवल्स क्या होता है 2 से 20 तक में हो, फाइनर क्या हुआ जो लेस देन 2 हो, कोर्स सैंड क्या हुआ 0.2 से 2 तक में हो, फाइन सैंड क्या हुआ 0.02 से 0.2 हो, सिल्ट क्या हुआ 0.002 के 0.02 हो, फिर क्ले हुआ, क्ले लेस देन 0.002 हो। तो ये वही जो हम लोग पढ़े ऊपर में यही सेम है, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखा हुआ है। टेक्सचुरल क्लासेस की बात करें तो पोर्शन ऑफ द प्रीडोमिनेंट साइज, मतलब जो मुख्य रूप से साइज जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, सैंड सिल्ट क्ले का जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल टेक्सचर क्या होता है, इफ द सॉइल कंटेन मोर देन 85% ऑफ द सैंड, तो यहाँ प्रीडोमिनेंट यहाँ डोमिनेंटली कौन कर रहा है, यहाँ पे 85% सैंड होता है तो सैंडी सॉइल बोल देंगे। अगर 80% से ज़्यादा होता है तो देन सिल्टी सॉइल हो जाता है, लेकिन अगर 40% से ज़्यादा होगा तो उसको क्ले सॉइल बोलेंगे। तो क्या होता है, तो पोर्शन ऑफ द प्रीडोमिनेंट साइज क्या हुआ, अगर मोर देन 85% हुआ तो सैंड हो गया, 80% से ज़्यादा हुआ तो सिल्ट हो गया, और 40% से ज़्यादा हुआ तो क्ले सॉइल हो गया। टेक्सचुरल क्लासेस के यहाँ पे डिफरेंट होता है सॉइल का, जैसे सैंड का हुआ 85 से ज़्यादा हुआ, 85 से इतना हो गया तो लोमी सैंड कब होगा, जब 70 से 90 से अंदर में रहेगा सैंड तो इसको लोमी सॉइल बोलेंगे। इसका बेस्ट होता है याद करने के लिए इस डायग्राम, ये डायग्राम से सारा टाइप ऑफ सॉइल याद हो जाएगा आराम से आपको। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें सैंड की, बात करें सैंड है, इधर तरफ क्ले है, इधर तरफ सिल्ट है, तो ये बनता कैसे है, तो ये डायग्राम को हम लोग कैसे आराम से समझ सकते हैं। तो जैसे सैंड पार्टिकल का है तो सैंड बनने के लिए क्या है 85 से 100 तक, तो यहाँ 100 से ज़्यादा है मतलब 85 से 100 तक में ये सैंड रहा। उसके बाद सिल्ट और क्ले का रहा, क्ले का 0 से 10 तक, तो क्ले पार्टिकल यहाँ ये लाइन गया तो ये लाइन बता रहा है 0 से 10 तक क्ले पार्टिकल है। फिर सिल्ट का आया 0 से 15 तक, तो ये जो लाइन यहाँ से गया, ये लाइन यहाँ जाने के बाद यहाँ गया, तो ये जाहिर सा बात है तो 0 से 15 तक जो ये लाइन रहा तो ये बताता है सिल्ट का। तो ये डायग्राम से इजीली आप इसको याद कर सकते हैं कि कितना कौन सा पार्टिकल है। ब्रॉड और फंडामेंटल ग्रुप सॉइल टेक्सचर की बात करें तो सैंड, लोम और क्ले होता है। एक आइडियल लोम को अगर डिफाइन करना रहे तो क्या होता है, जिसमें मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले हो, पार्टिकल हो, और वो एग्जिबिट करे लाइट और हैवी प्रॉपर्टी इक्वल प्रोपोर्शन में, और वो हाफ एंड हाफ मिक्सचर हो प्रॉपर्टी के हिसाब से। जो लोम सॉइल रहता है बेस्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो रिटेन करता है ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिशन को सैंडी सॉइल के मुताबिक, और उसमें बेटर ड्रेनेज होता है और एरेशन होता है और टीलेज प्रॉपर्टी होता है क्ले सॉइल के मुताबिक। सॉइल टेक्सचर जो इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहा, न्यूट्रिशन रिटेंशन रहा, न्यूट्रिशन फिक्सेशन रहा, न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी रहा, ड्रेनेज स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल रेजिम को। जो क्ले इम्पार्ट क्या करता है, मतलब क्ले टाइप का जो सॉइल रहता है उसमें कोहेसन, स्टिफनेस और फाइन टेक्सचर रहता है। जितने भी क्ले टाइप का सॉइल रहता है वो फाइन टेक्सचर का रहता है, चिपचिपा रहता है, और उसमें कोहेशन फोर्स रहता है, मतलब सॉइल पार्टिकल एक दूसरे सॉइल पार्टिकल से ज़्यादा अच्छा से अट्रैक्ट रहता है, जुटा हुआ रहता है, जो कि इंक्रीज करता है, इंड्यूस करता है रेजिस्टेंस मतलब कोई अपोज फोर्स जो रहता है टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट, मतलब कोई भी इम्प्लीमेंट अगर हम लोग प्लोइंग कर रहे हैं तो कंट्री प्लो कितने आराम से उससे पास होता है, उसको बोलते हैं पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट, जब कोई पास कर रहे हैं। अदर वर्ड में इसको कहा जाए तो इट्स मेक्स द सॉइल हैवी, तो सॉइल हैवी सॉइल या लाइट सॉइल इसी को कहते हैं। हैवी सॉइल मतलब जैसे कोई कंट्री प्लो या किसी को सिंपल अपना हाथ ले लेते हैं। क्ले सॉइल में जो कि अच्छे से कॉम्पैक्ट सॉइल है, कोहेसिव फोर्स उसमें ज़्यादा है, तो उसमें अगर अपना हाथ पास करेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन जो कंट्री प्लो अगर सिंपल हम लोग सैंडी सॉइल ले ले, सैंड में अपना हाथ पास करेंगे कितने आराम से पास हो जाएगा। तो जो हैवी और लाइट होता है इसीलिए इसको हैवी सॉइल कहा
जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्लीमेंट को अच्छा से पास करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता है। कॉम्परेटिवली सैंडी सॉइल का जो वही सेम कह रहा है कि जो लिटिल रेजिस्टेंस लगता है इम्प्लीमेंट, इसलिए इसको लाइट सॉइल कहा जाता है। तो ये टर्म हैवी और लाइट जो होता है वो रिफर करता है डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितना वो रेजिस्टेंस, कितना अपोज फोर्स लगा रहा है जब भी कोई इम्प्लीमेंट उससे पास हो रहा है, ऑफर्ड बाय द सॉइल टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट, बट नॉट टू इट्स वेट। तो ये वेट के हिसाब से नहीं होता है कि जो हैवी सॉइल कह रहा है वो ज़्यादा भारी होगा और जो लाइट सॉइल कहला रहा है वो हल्का होगा। इनफैक्ट जो होता है, जो क्ले सॉइल होता है उसका वेट कम होता है। सेम वॉल्यूम अगर हम लोग क्ले सॉइल का ले ले और सैंडी सॉइल का ले ले तो क्ले सॉइल का वेट कम होगा। राइस, कॉटन, सोरगम, कोरिएंडर जो कि ग्रो होता है हैवी टेक्सचर सॉइल मतलब क्ले सॉइल में। क्यों? क्योंकि ये वाटर को रिटेन अच्छा करता है क्ले सॉइल, और इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, जो कि इंक्लूड करता है क्ले लोम, सिल्ट क्ले लोम, सिल्टी क्ले एंड क्ले। और मीडियम टेक्सचर सॉइल जो कि लोम होता है, सिल्ट लोम होता है, सिल्ट होता है, सैंडी लोम होता है, जो कि ज़्यादातर क्रॉप को ज़रूरत होता है। और सैंडी लोम, सैंडी लोम, सैंडी क्ले आर लाइट टेक्सचर सॉइल। अब सैंड की बात करें तो लाइट टेक्सचर होता है, जिसको पानी कम चाहिए। वो सब कौन कौन रहते हैं? वो रहते हैं ग्राउंडनट, पोटैटो, टोबैको, पर्ल मिलेट एंड लेगुमिनस फॉडर क्रॉप। तो जिनको पानी कम चाहिए उनके लिए सुटेबल कौन कौन सा रहेगा? तो उनके लिए सुटेबल रहता है लाइट टेक्सचर सॉइल, और जिनको पानी ज़्यादा चाहिए उनके लिए सुटेबल रहता है हैवी टेक्सचर सॉइल। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सॉइल स्ट्रक्चर होता है तो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल जितना भी होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये यूजुअली ग्रुप रहता है एक दूसरे से इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट के फॉर्म में। और इसी का अरेंजमेंट को, जो प्राइमरी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है और उनका एग्रीगेट का अरेंजमेंट होता है, एक सर्टेन डिफिनिट पैटर्न में होता है, उसी को सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले होता है, इस सर्टेन डिफिनिट पैटर्न में जो रहता है इसको सॉइल स्ट्रक्चर बोलेंगे। इंडिविजुअल एग्रीगेट को बोलते हैं पेड्स या सेकेंडरी यूनिट। तो जो पेड्स होता है और क्लाउड होता है दोनों देखने में सेम ही रहता है, लेकिन जो पेड्स होता है वो नेचुरली अक्रिंग होता है। जितने भी सॉइल में पेड्स होते हैं वो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं वो आर्टिफिशियली फॉर्म्ड होते हैं, मैनमेड एक्टिविटी से फॉर्म होते हैं, जैसे फ्लोइंग हुआ, कल्टीवेशन हुआ, डिफरेंट मैनमेड एक्टिविटी के कारण क्लाउड सॉइल में फॉर्म्ड होते हैं। लेकिन जो पेड्स होते हैं वो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं। सॉइल दैट डू नॉट हैव एग्रीगेट विथ नेचुरल प्रिजर्व बाउंड्रीज, मतलब पेड्स जिसको बोलते हैं, आर कंसिडर टू बी स्ट्रक्चरलेस, उनको स्ट्रक्चरलेस बोलते हैं। और 2 टाइप का स्ट्रक्चरलेस कंडीशन होता है, रिकॉग्नाइज किया गया है। सबसे पहले होता है सिंगल गेन जो होता है। सिंगल गेन क्या होता है? जो पार्टिकली जो इजिली डिस्टिंग्विश किया जाए, इजिली पहचाना जाए। पार्टिकल आर अनअटैच्ड टू ईच अदर एंड ईच पार्टिकल एक्ट्स इंडिविजुअली। पार्टिकल जितना होता है अनअटैच रहता है एक दूसरे से, आराम से डिस्टिंग्विश हो जाता है, और वो इंडिविजुअली एक्ट करता है। उसमें एयर का मूवमेंट है या वाटर कैपिलरी वाटर वो हाईएस्ट होता है। सच स्ट्रक्चर यूजुअली फाउंड इन सैंडी सॉइल और अपर पोर्शन ऑफ पॉट सॉइल। सैंडी सॉइल और अपर पोर्शन ऑफ पॉट सॉइल में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और दूसरा जो स्ट्रक्चरलेस जो में आता है वो होता है मैसिव। मैसिव मतलब सिंपली जो राइस फील्ड में जब हम लोग पडलिंग करते हैं तो वो पडलिंग करने से जिस टाइप का सॉइल फॉर्म होता है उसी में आता है वो मैसिव सॉइल होता है। जो इंडिविजुअल पार्टिकल अदर क्लोजली टू ईच अदर, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्लोजली अटैच रहता है ईच अदर से, बट द मास लैक्स प्लेन्स ऑफ वीकनेस। जो लेकिन जो एक पूरा मास को वो प्लेन्स ऑफ वीकनेस को लैक करती है। व्हेन क्ले सॉइल आर फ्लोड अंडर वेट कंडीशन, कोई भी क्ले सॉइल फ्लोइंग किया जाता है वेट कंडीशन में, इट्स इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है अटैच हो जाता है क्लोजली टू ईच अदर, और सॉइल जो होता है मैसिव और पडल सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सच पडल सॉइल जो होता है रिटेन वाटर, और ड्यू टू लैक ऑफ पोर स्पेस, इसमें पोर स्पेस कम हो जाता है तो वाटर को ज़्यादा अच्छा से रिटेन कर पाता है, और ये सूटेबल होता है पैडी के लिए। पैडी या जिनको क्रॉप को ज़्यादा वाटर चाहिए, लेकिन जो पडल सॉइल होता है वो राइस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैसिव वो पडल सॉइल का एग्जाम्पल है। इस सॉइल कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो कि इन्फ्लुएंस बाय सॉइल स्ट्रक्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो क्या होता है? वाटर मूवमेंट हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, एरेशन हुआ, बल्क डेंसिटी हुआ, अमाउंट एंड साइज ऑफ पोर स्पेस हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन हुआ, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मच इन्फ्लुएंस बाय दी सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये सब सॉइल स्ट्रक्चर के द्वारा ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होता है। इनफैक्ट द इम्पोर्टेंस फिजिकल चेंज इम्पोज बाय द फार्मर, जो फिजिकल चेंज इम्पोज किया जाता है जैसे फ्लोइंग हुआ, कल्टिवेशन हुआ, ड्रेनेज हुआ, लाइमिंग हुआ और मैन्योरिंग हुआ, his land are structured rather than texture। तो ये जो इम्पोज किया जाता है वो स्ट्रक्चर को होता है rather than texture।
तो सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो एग्रीगेट फॉर्म होता है, जो ग्रुप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है दी अमाउंट एंड नेचर ऑफ कोलाइडल क्ले के द्वारा, और जो नेचर होता है एब्जॉर्बेशन कैटायन का वो भी इन्फ्लुएंस करता है उस एग्रीगेट को फॉर्मेशन के लिए। जैसे Ca और H जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा एग्रीगेशन करने में हेल्प करता है Mg और K के मुताबिक। जो वेटिंग ऑफ क्ले होता है जैसे कि लिक्विड लाइक वाटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एग्रीगेट, ये ज़रूरत होता है एग्रीगेट बनाने के लिए बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल जो होता है सो डाइपोल मूवमेंट शो करता है। सिस्की ऑक्साइड जैसे कि आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है फॉर बाइंडिंग सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल टू फॉर्म एग्रीगेट्स। तो ये सब जो होता है सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन के लिए मदद करता है। जो भी एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है सिस्की ऑक्साइड से वो ज़्यादा स्टेबल रहता है दोज फॉर्म बाय द सिलिकेट क्ले। तो सिलिकेट क्ले के मुताबिक सिस्की ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल प्रोवाइड करता है और एक्ट करता है एज अ सीमेंटिंग एजेंट। जो कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर रहता है ज़्यादा इफेक्टिव रहता है फॉर्मिंग दी एग्रीगेट्स दैन क्ले। क्ले के मुताबिक ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इफेक्टिव रहता है क्ले को करने के लिए। टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे इट रिफर्स टू द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ एग्रीगेट, जो कि शेप और अरेंजमेंट ऑफ एग्रीगेट को ही हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर का बोलते हैं। जो सॉइल पार्टिकल जो रहता है वो डिफरेंट होता है साइज में, शेप में, ओरिएंटेशन में। इन जनरल कहे तो 3 ब्रॉड कैटेगरी होता है सॉइल स्ट्रक्चर का। 3 कैटेगरी में बटा हुआ है सॉइल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ब्रॉडली कहे तो। जैसे कि सिंगल गेंड होता है जो कि सिंगली होता है, इंडिविजुअल होता है जो आराम से हम लोग को दिख जाता है, मैसिव रहता है जो कि पडल सॉइल में होता है, जनरली पैडी फील्ड में फॉर्म होता है इस टाइप का, एंड एग्रीगेटेड। तो 3 टाइप का ब्रॉड कैटेगरीज होता है सॉइल स्ट्रक्चर का। और बिटवीन सिंगल गेन और मैसिव टू एक्सट्रीम एंड इंटरमीडिएट कंडीशन होता है सॉइल में। द सॉइल पार्टिकल आर एसोसिएटेड इन क्वाजी स्टेबल स्मॉल क्लाउड्स आर नोन एज एग्रीगेट्स और पेट्स। तो ये क्वाजी स्टेबल स्मॉल क्या होता है, ये टेम्पोररी स्टेबल कंडीशन जो कि रहता है। कोई भी सॉइल का अगर जो एग्रीगेशन फॉर्म होता है तो वो टेम्पोररी कंडीशन में रहता है, वो फिर से टूट के वो दूसरा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फिर अगर हम लोग प्लोइंग कर दे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो इसलिए वो क्वाजी स्टेबल टेम्पोररी स्टेबल स्मॉल क्लाउड्स में रहता है जिसको हम लोग एग्रीगेट्स और पेट्स बोलते हैं। तो पेट्स जनरली क्या होता है, पेट्स होता है नेचुरली जो कि फॉर्मेशन होता है ग्रुप ऑफ सॉइल जिसको एग्रीगेट हुआ, और क्लाउड्स क्या होता है जो आर्टिफिशियली फॉर्म होता है, जैसे मैन मेड एक्टिविटी से जो फॉर्म हो रहा है तो उसको क्लाउड बोलेंगे, ऐसे पेट्स बोलेंगे। फिर शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, किसके शेप में सॉइल का स्ट्रक्चर का शेप में रहता है। तो शेप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट ये है कि इसमें ग्रैनुलर शेप का कैसा कैसा रहता है, प्रिज्मेटिक का कैसा रहता है, ब्लॉकी टाइप में कैसा रहता है, स्ट्रक्चरलेस। मैसिव का बात करें जो पडल सॉइल में इस टाइप का फॉर्मेशन होता है, प्लेटी वो फ्लैट टाइप में ऐसा फॉर्म होता है। स्ट्रक्चरली जो सिंगल गेन है वो इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो सिंगल गेन, मैसिव, प्रिज्मेटिक टाइप का, ग्रैनुलर कैसा होता है, ब्लॉकी कैसा होता है, प्लेटी ये रहता है। इसको अगर यहाँ हम लोग पढ़े तो सबसे पहले प्लेटी का बात करें तो प्लेटी क्या होता है, पेट्स आर अरेंज इन रिलेटिवली थिन हॉरिजेंटल लेयर। तो ये जैसे कि अभी दिखा था डायग्राम में, थिन हॉरिजेंटल लेयर में ये प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है, लीफलेट लाइक होता है। तो ईट अकर इन दी रिसेंटली डिपोजिट क्ले सॉइल। तो ये कहाँ पे ज़्यादा दिखता है, जो रिसेंटली डिपोजिट क्ले सॉइल रहता है वहाँ पे ये अकर होता है। सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सॉइल बट ऑल्सो इन सब हॉरिजॉन दैट इज बी। तो ये सरफेस में शो होता है, वर्जिन सॉइल है मतलब फॉरेस्ट सॉइल में ज़्यादा प्लेटी टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, और ये सब हॉरिजन में भी फॉर्मेशन होता है इसका, सब हॉरिजन में भी ये शो होता है जैसे कि बी हॉरिजन। तो बी हॉरिजन में भी दिखेगा, और सरफेस हॉरिजन जो कि वर्जिन सॉइल है जनरली फॉरेस्ट सॉइल ना कि रेबल सॉइल में। फिर आता है प्रिज्मेटिक लाइक स्ट्रक्चर में, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन एग्रीगेट होता है और पिलर होता है। तो यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि वर्टिकल ओरिएंटेशन है और ये पिलर टाइप का भी लग रहा है, जो कि बी हॉरिजन ऑफ क्ले सॉइल का जो रहता है वो बी हॉरिजन में ये फॉर्म होता है इन एरिड और सेमी एरिड रीजन में। व्हेन द टॉप आर फ्लैट, अगर टॉप इसका फ्लैट रहेगा तो दिस वर्टिकल एग्रीगेट आर कॉल्ड प्रिज्मेटिक, तो इसको प्रिज्मेटिक बोलेंगे। तो ये वर्टिकल सेक्शन का जो रहेगा एरिड और सेमी एरिड रीजन में, अगर इसका टॉप फ्लैट रहेगा तो इसको हम लोग प्रिज्मेटिक बोलेंगे, और ये राउंडेड रहेगा तो इसको कॉलमनर बोलेंगे। द साइज ऑफ द प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर इज अप टू 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर।
तो ये जो 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर में रहता है, ये प्रिज्म लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका। फिर आता है ब्लॉकी टाइप का, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम में भी देखा था कितना अच्छा से ब्लॉकी टाइप का था। तो इसमें ओरिएंटेशन जो एग्रीगेट्स रहता है हैव बीन रिड्यूस्ड टू ब्लॉक, तो ये ब्लॉक टाइप में फॉर्मेशन हो जाता है। इरेगुलर 6 फेस, इरेगुलर रहता है 6 फेस में इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे क्यूब लाइक ब्लॉक ऑफ सॉइल्स हो जाता है। 2 से 8 सेंटीमीटर साइज में होता है, कॉमन इन हैवी सब सॉइल में। तो ज़्यादातर ये कॉमन हैवी सब सॉइल में ये दिखता है, पार्टिकुलरली ऑफ ह्यूमिड रीजन इन दी अपर पोर्शन ऑफ द बी हॉरिजन। तो अपर पोर्शन ऑफ द बी हॉरिजन में ये ब्लॉकी टाइप का दिखता है। और ये प्रिज्मेटिक और कॉलमनर किस में दिखता था, तो बी हॉरिजन में ये भी शो होता था, लेकिन ये एरिड और सेमी एरिड में होता था। और जो ह्यूमिड रीजन में होगा वो ब्लॉकी टाइप का होगा। इन क्यूब लाइक ब्लॉक स्ट्रक्चर एज आर शार्प रहता है एंड रेक्टेंगुलर फेस डिस्टिंग्विश्ड रहता है। तो इस टाइप का रहेगा ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में। फिर स्पेरॉइडल क्या रहेगा, तो इसमें राउंडेड एग्रीगेट्स रहते हैं और पेड्स रहते हैं, नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर इन दी डायमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है डायमीटर में। ऑफ्टेन फाउंड इन अ लूज कंडीशन इन दी ए हॉरिजन। तो ये ए हॉरिजन में फॉर्म होता है, स्पेरॉइडल ए हॉरिजन में दिखता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो यूनिट होता है ऑर्डिनली जो होता है इसको ग्रेनुअल्स बोला जाता है। और ग्रेनुअल्स आर स्पेशली पोरस, द टर्म क्रम्ब इज यूज्ड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोरोसलाइस एंड सब्जेक्टेड टू अ वाइड एंड रैपिड चेंजेस। तो ये फोरोसलाइस का ये विशेषता रहता है। ग्रेनुअल क्या होता है, ग्रेनुअल होता है बारीक, इसका मतलब होता है बारीक। जो बारीक टाइप का सॉइल होता है वो ग्रेनुअल में होता है। पोरस टाइप में अगर जितना भी आ रहा है तो उसको ग्रेनुअल बोलेंगे। और जो टुकड़ा टुकड़ा में रहता है उसको बोलेंगे क्रम्ब। क्रम्ब मीन्स होता है टुकड़ा टुकड़ा। तो सॉइल जो भी टुकड़े टुकड़े में रहेगा उसको क्रम्ब टाइप ऑफ सॉइल में आएगा। वो ग्रेनुअल क्या होता है, बारीक, जो बारीक टाइप का, जैसे पाउडरी टाइप का हो गया एकदम, तो उस टाइप में अगर रहा तो उसको ग्रेनुअल बोलेंगे। और क्रम्ब जो हुआ टुकड़ा टुकड़ा में रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रम्ब। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोरोसलाइस एंड सब्जेक्ट टू अ वाइड रेंज एंड रैपिड चेंजेस होता है। फॉर द फार्मर के हिसाब से क्रम्ब एंड ग्रेनुअल स्ट्रक्चर इज फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए दोनों काफ़ी अच्छा होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रम्ब इज मोर प्रोनाउंस इन क्लेई, तो ये ज़्यादातर क्लेई सॉइल में होता है। क्रम्ब्स की बात करें तो देन इन सैंडी सॉइल के मुताबिक। जो क्ले होता है ह्यूमस एंड लाइम इन दी सॉइल प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द क्रम्ब्स। तो जो क्ले ह्यूमस रहता है और जो लाइम रहता है ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्रम्ब्स के लिए। दी शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जितना भी रहता है जनरली वेरी विद इन दी प्रोफाइल। तो ये डिफरेंट रहता है, वेरी करता है प्रोफाइल वाइज में। तो जो एग्रीगेट ऑफ बी हॉरिजन आर बिगर ड्यू टू द वेट ऑफ द टॉप लेयर। तो जितने भी एग्रीगेट रहेंगे, जितने भी उसके ग्रुप ऑफ सॉइल्स रहेंगे, तो वो बी हॉरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है उसके वेट ऑफ द टॉप लेयर के कारण। एंड लेस श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन एक्टिविटी एज देयर आर लेस फ्लक्चुएशन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम होता है सॉइल मॉइस्चर का। सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे नहीं होता है बी हॉरिजन में। तो ये लेस श्रिंकेज और एक्सपेंशन का एक्टिविटी भी इसमें कम होता है। तो प्रोफाइल होता है सेमी एरिड रीजन में, कंटेन्स ग्रेनुलेटेड। जो प्रोफाइल सेमी एरिड रीजन को ग्रेनुलेटेड होता है। ए हॉरिजन विथ अ प्रिज्मेटिक में रहता है। बी हॉरिजन ए हॉरिजन विथ अ प्रिज्मेटिक बी हॉरिजन। तो ए हॉरिजन में प्रिज्मेटिक बी हॉरिजन रहता है। ये ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में द ए हॉरिजन रहता है, कंटेन ग्रेनुलेटेड एग्रीगेटेड बट बी हॉरिजन हैव प्लेटी और ब्लॉकी एग्रीगेट। तो यही था जितना भी इसमें कहा गया है उसको यहाँ छोटा में करके पूरा लिख दिया गया है। फिर अदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द सॉइल एग्रीगेट सॉइल इज ग्रुप इनटू टू स्ट्रक्चर हेडेड। तो 2 स्ट्रक्चर हेड में सॉइल को ग्रुप किया गया। सबसे पहले होता है जिसमें डिफिनिट क्लेवेज रहता है। डिफिनिट क्लेवेज इसमें शो अगर हो रहा है, पहला आता है स्ट्रक्चर हैविंग वर्टिकल क्लेवेज। जो वर्टिकल क्लेवेज शो करता है वो प्रिज्मेटिक और कॉलमनर रहता है। और जो सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ हॉरिजेंटल क्लेवेज का रहता है वो प्लेटी रहता है या लेमिनर रहता है। सॉइल स्ट्रक्चर जो कि बोथ वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्लेवेज और इन मिक्स फॉर्म में रहता है वो आता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर में। और नट लाइक स्ट्रक्चर में आता है, ग्रेनुअल आता है, क्रम्स स्ट्रक्चर में आता है। तो ये था जिसमें डिफिनिट क्लेवेज रहता है। जिसमें क्लेवेज नहीं दिखता वो सिंगल गेन स्ट्रक्चर और मैसिव स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चर लेस होते हैं और इसमें क्लेवेज भी इसलिए शो नहीं होता है। फिर लार्ज मासेस ऑफ सॉइल एग्रीगेट आर कॉल्ड क्लाउड्स। तो लार्ज मासेस ऑफ रहता है जितना भी सॉइल एग्रीगेट का इसको क्लाउड्स बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियली फॉर्म होता है मैनमेड एक्टिविटी से। सॉइल स्ट्रक्चर का क्लासेस की बात करें तो क्या क्या आता है, साइज के हिसाब से जो होता है वो आता है वेरी फाइन आता है, मीडियम आता है, कोर्स आता है, वेरी कोर्स आता है। उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर ग्रेड्स की बात करें तो ये डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की जो बात करते हैं, डिग्री ऑफ द इंटर
एग्रीगेटेड एडेशन। एडेशन क्या होता है, जब कोई अनलाइक मॉलिक्यूल्स या अनलाइक चीज है उसमें अट्रैक्ट होता है। एंड टू एग्रीगेट स्टेबिलिटी, 4 ग्रेड्स को किया गया है। स्ट्रक्चरलेस में होता है, सिंगल गेन और मैसिव होता है। वीक का बात करें तो पुअरली फॉर्म्ड पेड्स होता है, जो पुअरली फॉर्म्ड होता है। मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेटली ड्यूरेबल पेड्स होता है, वेल फॉर्म्ड होता है। ये सब ग्रेड की है, स्ट्रक्चर ग्रेड का। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ड्यूरेबल पेड्स एंड क्वाइट एविडेंस इन अनडिस्टर्ब सॉइल होता है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर, कौन कौन सा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है सॉइल स्ट्रक्चर को। सबसे ज़्यादा सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट होता है कि अगर गुड मैनेजमेंट किया जाए, प्रॉपर टिलेज रहा, प्रॉपर ये रहा, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन किया जाए सिस्टम, तो ये मेंटेन करता है सॉइल को इन अ गुड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में मदद करता है। तो सॉइल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स के लिए। फिर एब्जॉर्बेड कैटायन, जितने कैटायन होते हैं वो भी काफ़ी मदद करता है, जैसे कि Na और K आयंस होता है डिस्पर्स द सॉइल, वाइल Ca और Ba हैव फेवरेबल इफेक्ट ऑन द एग्रीगेशन। अब इससे पहले भी पढ़े थे कि जो कैल्शियम और हाइड्रोजन रहता है फेवरेबल करता है, इफेक्ट करता है कैटेशन में, अच्छा से सीमेंटिंग एजेंट टाइप का काम करता है। तो ये एडजॉर्बिक कैटायन भी हेल्प करता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हेल्प करता है, जैसे फिलामेंटस फंगीज रहा, ये माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, बाइंडिंग इफेक्ट रहता है ये सब में। और सॉइल पार्टिकल का तो बुराइंग एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट, एक्सक्रेशन ऑफ अर्थवर्म, चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर, तो ये सब भी चेंजेस में हेल्प करता है सॉइल स्ट्रक्चर का। तो क्या था, सॉइल मैनेजमेंट अच्छे से करने से उसका स्ट्रक्चर सही रहता है, कैटायन उसमें अच्छा रहा तो वो भी मदद करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मदद करता है स्ट्रक्चर को सुधारने में, वेरिएशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर भी मदद करता है। ड्राइंग ऑफ द सॉइल फॉर्म्स द क्रैकेज, अगर सॉइल सूख जाए तो उसमें क्रैक्स फॉर्म हो जाता है, बिग क्लाउड्स भी बनने लगते हैं। अब पुअरली ड्रेन सॉइल है अनफेवरेबल स्ट्रक्चर हो जाता है, जब ड्रेन सही से नहीं होगा तो उसका वेरिएशन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसमें मीडियम सॉइल मॉइस्चर है, ज़्यादा है तो ड्रेन हो जाए, कम है तो उसमें आ जाए, तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, बाइंडिंग इफेक्ट जो रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पोरोसिटी रहा, आर increased by adding organic matter to the soil. Cementing action of the humus is equivalent to the certain inorganic compound रहता है, like oxide of iron which provide most of the long term aggregation stability. तो ये ह्यूमस रहा, बाइंडिंग इफेक्ट ऑर्गेनिक मैटर का, पोरोसिटी रहा, ये सभी मदद करता है सॉइल स्ट्रक्चर को ठीक करने में। पॉलीवेलेंट इनऑर्गेनिक कैटायन की बात करें तो Ba2+, Ca2+, Mg2+ एंड अल्मोनियम 3+ की बात करें तो क्लाउस flocculation which act as bridge between organic matter and soil clay. flocculation क्या होता है, flocculation होता है कि अगर कोई वाटर का गिलास ले ले, उसमें हम लोग वाटर, कोई गिलास जो वाटर से फिल्ड है वैसा ले ले और उसमें अगर हम लोग सॉइल का मिक्स करें तो वो एक जगह जमा हो जाता है, उसको फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं। तो ये सब फ्लॉक्यूलेशन रहता है जो ब्रिज का काम करता है ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल क्ले में। देयर इज ओनली वन प्रैक्टिकल वे टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर इज टू ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू दी सॉइल। तो ये प्रैक्टिकली वे है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डालने से भी ठीक हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर का इन्फ्लुएंस है सॉइल मॉइस्चर का वेरिएशन से, फिर सॉइल मैनेजमेंट के लिए कैटायन का इन्फ्लुएंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये सब फैक्टर जो होता है मदद करता है। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल, पार्टिकल डेंसिटी या रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों सेम ही है। पहले इसको रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता था, अब इसको पार्टिकल डेंसिटी बोला जाता है। तो होता क्या है, ये मास होता है या वेट होता है हर यूनिट वॉल्यूम में ऑफ सॉइल सॉलिड का। इट इज डिनोटेड एज पीडी या पार्टिकल डेंसिटी या डीपी से डिनोट किया जाता है। प्रीवियसली इसको रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता था। जो पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मिनरल सॉइल, ज़्यादातर ये पार्टिकल डेंसिटी 2.60 से 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है मैक्सिमम के लिए। फॉर जनरल कैलकुलेशन डीपी ऑफ एवरेज अरेबल मिनरल्स सरफेस सॉइल इज अबाउट 2.65 ग्राम लेते हैं जनरली। फिर डीपी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है ऑर्गेनिक मैटर में, तो 1.1 से 1.4 ग्राम होता है। पार्टिकल डेंसिटी जो ऑर्गेनिक मैटर का होता है वो कम होता है। फिर जो पार्टिकल डेंसिटी डिपेंड रहता है केमिकल कंपोजिशन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल पार्टिकल का, इसमें डिपेंड रहता है, ना कि द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ गिवन मिनरल एंड द अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड। तो इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड रहता है, केमिकल कंपोजिशन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहता है मिनरल पार्टिकल का, उस चीज़ पे डिपेंड रहता है। फिर बल्क डेंसिटी जिसको अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, उसको रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते थे, इसको अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है, इट इज द मास और वेट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इंक्लूडिंग बोथ सॉलिड एंड स्पेसेस। तो जब पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी में खाली सॉलिड था, लेकिन इसमें जो पोर्स स्पेस रहता है तो वो भी बल्क डेंसिटी के अंदर आता है।
तो इसमें जो वेट होता है वेट अपॉन, तो इसमें सॉलिड अगर खाली रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो वो पार्टिकल डेंसिटी हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ द पोर्स रहेगा तो वो बल्क डेंसिटी हो जाएगा। फाइन टेक्सचर सॉइल, जैसे कि जितना भी फाइन टेक्सचर सॉइल होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, लूम होता है, एक्सेट्रा होता है, उसका लोअर बल्क डेंसिटी रहता है सैंडी सॉइल से। क्यों? क्योंकि उसमें हायर पोर्स स्पेस रहते हैं, तो जिसमें जितना ज़्यादा पोर्स स्पेस ज़्यादा रहेंगे, क्ले में सबसे ज़्यादा रहता है तो उसका बल्क डेंसिटी सबसे कम होगा। सॉइल विथ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द पोर स्पेस टू द सॉलिड हैव लोअर बल्क डेंसिटी। इंक्रीज इन पोर्स स्पेस, जितना इंक्रीज रहेगा डिक्रीज इन बल्क डेंसिटी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के। फिर आता है बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल फॉर कैलकुलेशन इज 1.33 ग्राम। जो बल्क डेंसिटी रहता है जनरल सॉइल कैलकुलेशन के लिए 1.33 ग्राम रहता है, वो पार्टिकल डेंसिटी के आधा रहता है लगभग। डीपर दी प्रोफाइल, जितना नीचे प्रोफाइल रहेगा उसका बल्क डेंसिटी हायर रहेगा। क्यों हायर रहेगा? क्योंकि उसमें द रीजन ऑफ लो कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक तो ऑर्गेनिक मैटर हल्का होता है तो नीचे प्रोफाइल में ऑर्गेनिक मैटर कम रहता है, ज़्यादातर ऊपर का प्रोफाइल में ऑर्गेनिक मैटर रहता है। लेस एग्रीगेशन, तो वहाँ पे एग्रीगेशन भी रहेगा कम। पेनेट्रेशन और कॉम्पैक्शन जो होता है काउज बाई होता है, ओवरलाइनिंग लेयर वेट होता है। फिर क्रॉपिंग इंक्रीज करता है बल्क डेंसिटी को ऑफ द टॉप सॉइल इन ऑल केसेस, व्हाइल द पोर्स स्पेस डिक्रीज करता है इसको प्रोपोर्शनलिटी करता है बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है? तो वेट होता है सॉइल का, फिर आता है वॉल्यूम किसका? सॉलिड और पोर्स दोनों का होता है बल्क डेंसिटी। अगर खाली सॉलिड रहता तो ये हो जाता पार्टिकल डेंसिटी। फिर पोर स्पेस या सॉलिड स्पेस को निकाला कैसे जाता है? तो इन लोग के लिए जैसे वेट ऑफ सॉइल जो रहता है, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ पोर्स जो रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ पोर्स ये रहता है टोटल वॉल्यूम जो रहता है, टोटल वॉल्यूम बल्क डेंसिटी में यूज होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो पार्टिकल डेंसिटी होता है वेट अपॉन खाली सॉलिड का वॉल्यूम रहता है, लेकिन जो बल्क डेंसिटी रहता है वेट अपॉन सॉलिड प्लस पोर्स दोनों का रहता है, टोटल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब उस हिसाब से हम लोग का परसेंटेज ऑफ सॉलिड स्पेस और पोर्स स्पेस निकालने का फॉर्मूला निकल जाएगा। टाइप के हिसाब से टोटल पोर्स स्पेस इन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा क्ले में होता है 50 से 60% पोर्स स्पेस होता है, लोमी में 30 से 50 तक होता है, सैंडी में 20 से 30 होता है। तो इसमें पोर्स स्पेस ज़्यादा होता है लेकिन इसका वेट बल्क डेंसिटी कम रहता है। क्यों बल्क डेंसिटी कम रहेगा? जिसमें जितना ज़्यादा पोर्स रहेगा उसका बल्क डेंसिटी उतना कम रहेगा, और जिसमें जितना कम पोर्स स्पेस रहेगा तो उसका बल्क डेंसिटी ज़्यादा रहता है। तो सैंडी का सबसे ज़्यादा बल्क डेंसिटी रहता है। फिर इन सैंडी सॉइल देयर आर 25,000 पोर्स पर मीटर स्क्वायर, वेयर इन क्ले 25 × 10⁶ पोर्स स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से। तो इसमें ज़्यादा पोर्स स्पेस रहता है। लेस देन 0.06 mm से डायमीटर में रहता है, उसको माइक्रो पोर्स बोला जाता है। जो कि उसके बाद जो पोर्स 0.06 mm से ज़्यादा होता है उसको मैक्रो पोर्स बोला जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो पोर्स होते हैं। मैक्रो पोर्स क्या होता है? जो 0.06 से ज़्यादा होगा उसका डायमीटर, और माइक्रो क्या होगा? 0.06 mm से कम होगा जिसका डायमीटर। क्रॉपिंग रिड्यूस माइक्रो पोर्स, तो मैक्रो जितना भी क्रॉपिंग करने से मैक्रो पोर्स रिड्यूस हो जाता है स्पेस बाय रेडी मूवमेंट ऑफ एयर बाय अबाउट 1/2, तो 1/2 तक वो कम हो जाता है। सॉइल कंसिस्टेंसी या सॉइल कंसिस्टेंस क्या होता है? तो जो रेजिस्टेंस होता है सॉइल मटेरियल में डिफॉर्मेशन या रप्चर के लिए, तो जितनी रेजिस्टेंस की जरूरत रहती है डिफॉर्मेशन और रप्चर के लिए उसको बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी, या इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द काइंड ऑफ फोर्स, जो फोर्स रहता है विच अट्रैक्ट वन मॉलिक्यूल्स टू द अदर मॉलिक्यूल्स। तो जिस फोर्स के साथ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया हुआ रहता है, जाहिर सी बात है उतने ही फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको टूटने के लिए, तो उसी फोर्स को बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। तो ये डिपेंड करता है उसके साइज में, शेप में, अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल के साइज शेप में डिपेंड करेगा। और नेचर ऑफ द वाटर फिल्म अराउंड, जो वाटर फिल्म अराउंड रहता है मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल में उस पर डिपेंड करता है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोलाइड्स में भी डिपेंड करता है। जब वाटर ड्राई हो जाता है सॉइल पार्टिकल से तो सॉइल डेवलप द ग्रेटर कोहेसिव फोर्स। जाहिर सी बात है पहले एडेसिव फोर्स था, मतलब जो सॉइल पार्टिकल था वाटर से अट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन जब वाटर ड्राई अप हो जाएगा तो जो सॉइल पार्टिकल है वो सॉइल से अट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा और उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सॉइल कलर क्या होता है? इट इज ड्यू टू द आइदर मिनरल मैटर, या तो ये मिनरल मैटर के कारण होता है या तो ऑर्गेनिक मैटर के कारण होता है या तो दोनों के कारण होता है, मोस्टली टू बोथ। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? ब्लैक कलर टू डार्क ग्रे टिंग्स। टिंग्स मतलब होता है कि जो छोटा अमाउंट ऑफ कलर या स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर या स्मॉल पैचेस ऑफ कलर को कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो जो ये क्या करता है? इम्पार्ट करता है ब्लैक टू डार्क ग्रे टिंग्स। आयरन कंपाउंड्स क्या करता है? रेड कलर, ब्राउन कलर और येलो टिंग्स करता है।
सिलिका लाइम्स क्या करता है, और अदर साल्ट जो होता है गिव लाइट वाइट एंड ग्रे टिंट्स देता है। रेड कलर इज रिलेटेड टू अनहाइड्रेटेड फेरी ऑक्साइड से रिलेटेड रहता है। ऑल्दो मैग्नीज ऑक्साइड एंड पार्सली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट। द येलो कलर क्या किसके कारण रहता है, ये ऑक्साइड ऑफ आयरन के कारण रहता है। येलो कलर इंडिकेट मोर मॉइस्ट सॉइल, तो येलो कलर इंडिकेट करता है ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल किसके मुताबिक, रेड कलर के मुताबिक। जो सॉइल कलर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सॉइल टेम्परेचर, तो जो भी सॉइल कलर रहता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है सॉइल टेम्परेचर को। कैसे, जैसे अगर कोई ज़्यादा ब्लैक सॉइल रहेगा तो जाहिर सी बात है ब्लैक सॉइल एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा लाइट को, तो सॉइल टेम्परेचर बढ़ जाएगा सॉइल का। और जो व्हाइट कलर अगर कोई सॉइल रहेगा तो व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा, तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो सॉइल कलर जो होता है वो सॉइल टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब सॉइल एयर क्या होता है, जाहिर सी बात है ये गैसियस फेज ऑफ दी सॉइल रहता है। मॉइस्ट फील्ड कंडीशन में जो मैक्रोपोर्स रहता है उसमें ज़्यादातर एयर स्पेसेस रहता है। ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी होता है, ओकेजनली कहे नियरली 1/3 ऑफ द पोर स्पेस जो होता है सॉइल में वो एयर का रहता है। 2/3 जो रहता है वाटर रहता है उसमें, जो कि फेवरेबल कंडीशन होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट ग्रोथ सफ़र कर जाएगा अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो होता है बिलो होगा 40 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट अगर रहेगा, इससे कम रहेगा तो प्लांट ग्रोथ सफ़र करता है। द ग्रोथ ऑफ द रूट सीज हो जाएगा, रुक जाएगा अगर 20 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर पर मिनट अगर इससे कम रहा तो। टेबल परसेंटेज बाई वॉल्यूम के हिसाब से सॉइल एयर ऑक्सीजन का कितना रहता है और एटमॉस्फेयर में कितना रहता है। यहाँ पे है ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन कितना एटमॉस्फेयर में रहता है और कितना सॉइल का एयर में रहता है। फील्ड एयर कैपेसिटी रहता है वो फ्रैक्शन वॉल्यूम रहता है एयर इन अ सॉइल एट अ फील्ड कैपेसिटी का, जो कि डिपेंड करता है सॉइल टेक्सचर में। सॉइल एयर जो कि कंस्टिट्यूट करता है सैंडी सॉइल में वो मोर देन रहता है या इक्वल टू रहता है 25% का, लोम में रहता है 15 से 20% का, और क्ले में रहता है लेस देन 10% का ऑफ दी टोटल सॉइल वॉल्यूम का। क्ले सॉइल जो रहता है रिटेन करता है ज़्यादा वाटर, हैंस इट इज़ लोअर एयर कैपेसिटी रहता है। वाटर ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो जितने एयर का स्पेस है उसको फिल कर देगा, और वाटर कम रहेगा तो एयर उसमें फिल रहेगा। फिर सॉइल टेम्परेचर क्या होता है, सॉइल टेम्परेचर में ऑप्टिमम रूट डेवलपमेंट के लिए 10 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फॉर ऑप्टिमम क्रॉप रूट डेवलपमेंट के लिए 15 से 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल रहता है वो एब्जॉर्ब करता है 86% तक, एलुवियल 40% तक, ग्रास कवर सॉइल रहता है 60% तक सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ये कलर पे भी डिपेंड रहता है एब्जॉर्प्शन का। ऑन एन एवरेज जो रहता है स्पेसिफिक हीट का है जो सॉइल का वो रेंजेस रहता है 0.20 से 0.23 तक। तो सॉइल वाटर में जो 3 वाटर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर, तो उनका फिजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ फिजिकली क्लासिफाई करेंगे तीनों वाटर को। तो सबसे पहले कौन सा है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो ये वाटर क्या रहता है, ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से हेल्ड रहता है। टेंशन कितना रहता है, 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर तक रहता है। हेल्ड मोस्टली बाय द सॉइल कोलाइड्स के द्वारा, मोस्टली नॉन लिक्विड एंड देयरफॉर बायोलॉजिकली इनएक्टिव रहता है। मूव्स मोस्टली इन वेपर फॉर्म में रहता है। फिल्म थिकनेस रहता है नॉट मोर देन 15 to 20 layers of water molecules and maximum thickness 4 to 5 रहता है इसका। रिलेटेड टू टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल, ये किस चीज से रिलेटेड रहता है, तो रिलेटेड रहता है टेक्सचर से और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल से। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिलरी वाटर क्या रहेगा, सच वाटर जो प्रेजेंट रहता है या हेल्ड रहता है इन कैपिलरीज ऑफ सॉइल में, हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इन माइक्रोपोर्स में। सॉइल वाटर जो टेंशन रहता है इसमें कितना रहता है, 1 से 3 एटमॉस्फेरिक या 31 एटमॉस्फेरिक तक वेरी करता है। और ये फंक्शन एज सॉइल सॉल्यूशन में रहता है। मूव बाय फिल्म्स एडजस्टमेंट फ्रॉम थिक टू थिन फिल्म्स रहता है। फिर रिलेटेड किससे रहता है, ये ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट्स एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल से, ये भी उसी चीज से रिलेटेड रहेगा। फिर ग्रेविटेशनल वाटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करें तो ये वाटर जो हेल्ड रहता है बाय नेगेटिव टेंशन के द्वारा 0.3 एटमॉस्फेयर और लेस लूजली हेल्ड बिटवीन लेस दैन 0.1 से 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। फ्री वाटर विच ड्रेन्स आउट हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ड्रेनेज वाटर भी इसको कहा जाता है। यूजुअली प्रेजेंट इन मैक्रोपोर्स में ये प्रेजेंट रहता है। अनडिजायरेबल न्यूट्रिशन लीच टेक्स प्लेस होता है इसमें। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल वाटर रहता है। तो ये 3 टाइप का वाटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहेंगे, सुपरफ्लोस वाटर जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल, तो ये क्या रहता है, तो मॉइस्चर टेंशन इसमें लेस देन 0.1 एटमॉस्फेयर जैसा रहता है। सच वाटर हेल्ड एट फील्ड कैपेसिटी बट नॉट बेनिफिशियल फॉर हायर प्लांट, हार्मफुल फॉर क्रॉप इज टू मच रहता है, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर का। अवेलेबल वाटर जिसको कैपिलरी वाटर भी बोलते हैं, जो कि पोर्शन ऑफ द कैपिलरी वाटर जो कि लाइन करता है फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग कोफिशिएंट के अंदर में,
जो अवेलेबल ऑफ द मॉइस्चर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्रॉप व्हेन विल्टिंग कोफिशिएंट जब उसको मेजर करते हैं 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और इट इज मेजर्ड ऑफ द सॉइल कंडीशन को भी करता है, नॉट दैट ऑफ द प्लांट। ये सॉइल कंडीशन को मेजर करता है, ना कि वो प्लांट को, बिकॉज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सॉइल मॉइस्चर डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द प्लांट के टाइप के हिसाब से। हर प्लांट जो रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन उसका कैपेसिटी रहता है। फिर अनअवेलेबल वाटर जो कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी रहता है, सच वाटर हेल्ड इन सॉइल एट अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में। इट इंक्लूड हाइग्रोस्कोपिक वाटर जिसको बोलते हैं विच इज रिमूव टू स्लोली, जो कि धीरे धीरे निकलता है बाय प्लांट टू प्रिवेंट विल्टिंग, करने के लिए बड़ा आराम से निकलता है। ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट जो रहता है अकर रहता है व्हेन सॉइल मॉइस्चर कंटेन नियर द फील्ड कैपेसिटी विद अ मॉइस्चर टेंशन ऑफ 1 बार और इससे कम रहता है। फील्ड कैपेसिटी कब बोलेंगे, जब कोई भी मैक्रोपोर्स रहता है। तो माइक्रोपोर्स से पहले हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो व्हेन कोई भी मैक्रोपोर्स जो रहता है जब ड्रेन होता है देयर वाटर, उससे जब वाटर ड्रेन निकल जाता है और फील्ड हो जाता है बाय द एयर के द्वारा, बट माइक्रोपोर जितना भी माइक्रोपोर या कैपिलरी पोर्स होता है still filled with the water, then the soil is called the field capacity. The metric tension is around 0.1 से 0.3 atmospheric pressure रहता है। जो पीएफ रेंजेस रहता है कैपिलरी मॉइस्चर का रहता है 6 से 4.2 तक। ये पीएफ क्या है, मतलब किस ताकत से हेल्ड किया हुआ रहता है, सॉइल वाटर को रिटेन किया हुआ रहता है, उसको बोलती है पीएफ वैल्यू। तो ये 6 से 4.2 तक रहता है। द पीएफ रेंजेस ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर का कितना रहता है, 2.5 से 4.2 तक रहता है। मॉइस्चर विथ अबाउट पीएफ का 2.5 इज वेरी फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ के मुताबिक। परमानेंट बिल्डिंग परसेंटेज क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था ब्रिक्स और सैंड्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, प्लांट डेथ नहीं होता है बट दे आर नाउ इन परमानेंट बिल्डिंग कंडीशन में हो जाता है और वो डाई कर जाएगा इफ वाटर इज नॉट एडेड टू। अगर पानी उसमें नहीं डालेंगे तो वाटर वो मर जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं परमानेंट बिल्डिंग परसेंटेज। मतलब वो मरा नहीं है, मर जाएगा अगर उसको पानी नहीं देंगे तो। द टेंशन होता है इसमें 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर के द्वारा। फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप द वाटर रिमेनिंग इन द सॉइल, जो पानी बचा हुआ रहता है सॉइल में वो फाउंड किस में होता है, या तो स्मॉलेस्ट माइक्रोपोर्स में या अराउंड इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स में होता है। द पीएफ इज एट 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अबाउट 4.2। फिर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ लिक्विड वाटर कंप्लीटली फ्रॉम माइक्रोपोर्स द रिमेनिंग वाटर इज एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। मतलब सारा लिक्विड जो रिमूव हो जाता है माइक्रोपोर से और जो रिमेनिंग वाटर रहता है जो एसोसिएट रहता है सरफेस सॉइल पार्टिकल से, उसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। जो टेंशन कितना रहता है इज अबाउट 31 एटमॉस्फेयर प्रेशर। द पीएफ इज अबाउट 6 तक रहता है। द मॉइस्ट हेल्प एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोलते हैं। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट में एक सॉइल सैंपल लिया जाता है, तो उस सॉइल सैंपल को जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया जाता है 30 मिनट के लिए, उसके बाद जितना वाटर जो बच जाता है उसी को बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। तो वो बचा हुआ वाटर को मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रिक्स और लेंस के द्वारा। और ब्रिक्स और सैंड जो किया था वो यूज मॉइस्चर इक्विवेलेंट एज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ विल्टिंग पॉइंट के लिए किया जाता है। इनडायरेक्ट मेजर करने के लिए जो विल्टिंग पॉइंट होता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपॉन 1.84 होता है, जो कि ये फैक्टर रहता है, ये सारा सॉइल के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि मॉइस्चर इक्विवेलेंट में एज्यूम किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है कि मॉइस्चर किस तरीके से हेल्ड है फील्ड कंडीशन या फील्ड कैपेसिटी में। तो पीएफ होता है उसका कितना रहता है 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जो कि अबाउट रहता है 2.54। मैक्सिमम कैपिलरी कैपेसिटी क्या होता है, तो मैक्सिमम कैपिलरी कैपेसिटी निकालने के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी माइनस हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट करने से मैक्सिमम कैपिलरी कैपेसिटी निकल जाता है। फिर ये डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल वाटर। डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल वाटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ये कोई एक सॉइल का पार्टिकल है या सॉइल पार्टिकल है, तो उसमें सबसे पहले जो वाटर हेल्ड रहता है, एब्जॉर्ब रहता है, वो रहता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये अनअवेलेबल वाटर रहता है, इसको प्लांट ले नहीं सकता है। सबसे पहले 3 टाइप का जो वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहता है जो अनअवेलेबल रहता है। फिर अवेलेबल वाटर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो कैपिलरी वाटर रहता है, यहाँ से प्लांट उसको ले लेता है। लेकिन जो यहाँ ग्रेविटेशनल वाटर रहता है ये भी अनअवेलेबल रहता है, ये भले ही बाहर रहता है लेकिन ये ड्रेन आउट हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ये नीचे चला जाता है तो रूट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो ये भी अनअवेलेबल रहेगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी अनअवेलेबल रहेगा। खाली अवेलेबल वाटर जो रहता है ये कैपिलरी वाटर रहता है।